Hello and welcome to the Khan Life Studies. Today we will discuss the Hindu Marriage Act 1955. Hindu Marriage Act was enacted on 18th May 1955. First of all, the title of the act is the Hindu Marriage Act 1955 and the jurisdiction क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट इसमें बताया गया है सेक्शन 1 सब क्लास 2 में. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज. जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जम्मू एंड कश्मीर एक्ट नंबर 7 ऑफ 1955 के ज़रिए ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में समझ लीजिए. द वर्ड यूज्ड इट अप्लाइज आल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स. This act applies to the Hindus who are domiciled in India. Even then, they reside outside India. The word domicile is used for the applicability of this act to the Hindus who are living outside the India. If the word domicile is omitted, then the act shall have no nexus with India and the act will become vulnerable on the ground of extraterritorial operation. ये हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे इंडियंस पर भी लागू होता है जो कि भारत के अधिवासी हैं, डोमिसाइल हैं. अब those people who are living beyond India, outside India, they accept Jammu and Kashmir. Now it is applicable to the Jammu and Kashmir. इसके अलावा कि all the people who are domiciled in India and living outside India, this act applies to them also. तो इसमें the word domicile, it is an important word for the territorial nexus. कि जो भी भारत का अधिवासी है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, उस पर ये एक्ट लागू होगा. तो यह है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. सेकंड पार्ट इसमें ये समझना है कि एक्ट किसको लागू होता है. अदरवाइज सेक्शन 2 में ये क्वेश्चन उठता है कि हु आर हिंदूज. ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू कौन है. राजस्थान, यूपी में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हु आर हिंदू. तो ये सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है. इसके पहले कहीं डिटेल इसका नहीं मिलता है. इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में. नंबर 1, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज रिलीजन, एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय religion in any of its form or any of the development. किसी भी रूप में जो हिंदू धर्म को मानने वाला है, इंक्लूडिंग वीरशैव, लिंगायता एंड द फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा, प्रार्थना एंड आर्य समाज. तो हिंदू कौन है. बाई रिलीजन, ए पर्सन हु इज बाई रिलीजन हिंदू इन एनी फॉर्म. और दूसरी जिसमें जोड़ा गया है कि वीरशैव, लिंगायत एंड ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के फॉलोअर्स, दे आर ऑल हिंदूज. सेकंड है बाई बॉर्न, बाई बर्थ, जन्म से. Those people who are Hindu, Sikh, Jain and Buddhist by religion. All those people who are Hindus, Sikhs, Jains and Buddhist by religion, they are Hindus. including converts
and reconverts to Hinduism, Sikhism, Jainism or Buddhism. Any meaning thereby, Hindu includes Sikhs, Jains, Buddhist. थर्ड है all those people who are born of Hindu, Sikh, Jain and Buddhist parents. यानी ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता दोनों हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं. दे आर हिंदूज बाय बर्थ. यानी माता पिता दोनों, पेरेंट्स बोथ आर हिंदूज, देन दैट पर्सन इज हिंदू. बट if only one parent is Hindu, then the child must be brought up as a Hindu. यदि माता पिता में से, पेरेंट में से कोई एक हिंदू है और दूसरा नॉन हिंदू है, तो हिंदू वही वक्त होगा जो कि जिसका पालन पोषण बतौर हिंदू किया गया है. ए पर्सन who's brought up as a Hindu. द चिल्ड्रन मे बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट. ये बात अलग है कि चिल्ड्रन, वो जो बच्चे हैं वो इलेजिटिमेट है, यानी धर्मज संतान है या अधर्मज संतान है. दोनों तरह की संतानें हैं इसमें शामिल होंगी. जिनके माता पिता हिंदू हैं तो उसके बच्चे हिंदू होंगे. यदि माता पिता में से कोई एक हिंदू है, कोई एक हिंदू नहीं है, तो वही बच्चा हिंदू होगा जिसे बतौर हिंदू पालन पोषण जिसका किया गया हो. Who brought up as a Hindu. फोर्थली कहा गया है all those persons who are not Muslims, Christians, Parsis or Jews who are domiciled in India and to whom no other law is applicable. ये लास्ट में एक ऐसा क्लास जोड़ दिया गया है जैसे ये कहा दिया who are domiciled in India and to whom no other law is. If there is no other law applicable, ऐसा कोई जाति है, ऐसा कोई समूह, ऐसा कोई ग्रुप है जो कि न मुस्लिम हो, न क्रिश्चियन हो, न पारसी हो और न जीव हो, न यहूदी हो. यानी इन चार धर्मों का मानने वाला नहीं है और उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता और वो भारत के अधिवासी हैं, भारत के में डोमिसाइल हैं. तो उनके बारे में कहा गया है टू होम नो अदर लॉ इज एप्लीकेबल. तो उन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा और उनको हिंदू की कैटेगरी में जोड़ लिया गया है. इसमें कई सवाल उठे. एक सवाल ये उठा, इफ़ आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड वन और बोथ ऑफ द पर्सन बिकम कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, द चाइल्ड विल कंटिन्यू टू बी ए हिंदू. यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द बोथ ऑफ द पेरेंट्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू एनी अदर रिलीजन. कोई दूसरा धर्म अगर अपना लेते हैं तो बच्चा हिंदू ही रहेगा जब तक उस बच्चे का धर्म का परिवर्तन माँ बाप के द्वारा नहीं करा दिया जाता. द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये याद करने की बात है, द हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इवन इफ हिंदूज unless the central government by notification in the official gazette directs so. Therefore, most of the scheduled tribes are governed by their customs. उन पर हिंदू लॉ लागू नहीं होगा, वो अपनी प्रथाओं से गवर्न होंगे. जितने भी यहाँ पर सोशल ट्राइब, जब तक केंद्र सरकार बाय नोटिफिकेशन ऐसा करने के लिए कोई डायरेक्शन जारी न कर दे. तो ये पूछा गया कई बार सवाल कि हु आर हिंदूज, हिंदू कौन है. ये 5 नंबर का सवाल होता है, हिंदू कौन है. इसको समझना चाहिए. ये 4 पॉइंट इसमें है, इसको रट लेना चाहिए कि हिंदू कौन है. इसके बाद हम सेक्शन 3 में आते हैं. तो 2 इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. सेक्शन 3F सपिंडाज, सेक्शन 3G प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. इन दोनों को समझना, बल्कि इन दोनों को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सपिंडा रिलेशनशिप एंड द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में जो कंडीशन ऑफ द मैरिज है उसमें ये 2 ग्राउंड ऐसे हैं कि यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड हैं, एक दूसरे से सपिंडा के रूप में रिलेटेड हैं, तो उनकी मैरिज नहीं हो सकती. इसी प्रकार 2 व्यक्ति जो कि एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, 2 आर कनेक्टेड विद द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, दे कैन नॉट मैरी टू ईच अदर.
तो व्हाट इज द सपिंडा? सपिंडा के बारे में थोड़ा सा जान ली। हु आर सपिंडास? पिंड के माने होता है, कहते हैं बॉडी, किसी एक बॉडी को कहते हैं पिंड। तो सपिंड कहते हैं कौन हुआ? कि ऑल द पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। पार्ट क्या? दे आर पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी। तो इसे ये कह दिया गया, इसे ये सपिंड हो गए, एक ही बॉडी के हिस्से ये माने जाते हैं, सेम बॉडी। तब एक सेम बॉडी के जो लोग हिस्से माने गए, तो इनके बारे में लॉ ये है कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी सपिंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज द लीनियल ascendant of other within the limits of the सपिंडा relationship। अब ये है लीनियल विदिन ये है लीनियल असेंडेंट। दो चीज़ समझना है। असेंडेंट मीन ये ऊपर की रिलेशनशिप जा रही है, इसे हम कहते हैं पूर्वज, इसे हम कहते हैं असेंडेंट। तो कहते हैं अगर एक व्यक्ति दूसरे का पूर्वज है, एक यहाँ से लेके जो मेन जिसकी शादी होनी है, और दूसरा व्यक्ति वो एक दूसरे के पूर्वज की श्रेणी में आता है, दूसरा उसके पूर्वज की श्रेणी में आता है। जैसे हमने लिखा है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो को ले लेते हैं भाई बहन। अब एक्स का पिता है ए और माता है बी, ठीक है। एक लिमिट दी गई है कि हाउ मच कितनी जनरेशन ऊपर तक प्रोहिबिट की गई है, कितनी जनरेशन में मैरिज नहीं हो सकती। तो हिंदू मैरिज ने कहा है कि इट विल बी 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ द फादर। अगर फादर के रिलेशन का वो आदमी है जिससे शादी होना है या जो महिला है, तो ये 5वीं जनरेशन तक जो भी होगा उसका विवाह इससे ऐसे व्यक्ति से नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति 5th जनरेशन तक उससे रिलेटेड हो एज ए सपिंड। और जब इसको हम काउंट करते हैं समिट सिस्टम में, तो जिस व्यक्ति का विवाह होना है जो फर्स्ट पर्सन, उसको फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। तो जैसे यहाँ एक्स है तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, ए 2nd जनरेशन, ए का बाप 3rd जनरेशन, उसका बाप 4th जनरेशन, इसका बाप 5th जनरेशन। तो इन द लाइन ऑफ फादर 5th जनरेशन, इन द लाइन ऑफ मदर, ये 20 की माता है, इन द लाइन ऑफ मदर 3 जनरेशन तक की लोग एक दूसरे के सपिंड हैं। तो ये सपिंडा रिलेशनशिप ऐसी है कि इन दोनों के बीच में जो इस रिलेशनशिप में आता है, इनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। और दूसरा इसमें दिया गया है कि अगर कॉमन लीनियल असेंडेंट हैं, एक्स की शादी अगर यहाँ डब्ल्यू से या इसके बच्चे से हो रही है, तो ये जो 3rd जनरेशन का पर्सन है और इनकी शादी, इनके बच्चे की किसी की शादी होनी चाहती है, जैसे ए बन दिया है या किसी और से शादी ये करना चाहता है, तो क्या होगा कि ये जो 3rd जनरेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो ये जो है इन दोनों इनके और इनके इन दोनों के एक्स और वाई दोनों भाई बहन है, तो इन दोनों के कॉमन पूर्वज हो गए। एक्स और वाई अगर यहाँ पर हैं, इनकी कॉमन एंसेस्टर ढूंढा जाए, इनके कॉमन एंसेस्टर को, तो ये इनके सब कॉमन एंसेस्टर होंगे। तो कहा गया ऐसे दो व्यक्ति जिनके कॉमन एंसेस्टर हैं, अगर उनके कॉमन एंसेस्टर हैं तो भी उनकी एक दूसरे से विवाह नहीं हो सकता। बोथ आर सपिंडास टू दी कॉमन एंसेस्टर्स। इन दोनों को पूर्वज कहीं ना कहीं जाकर के एक हो जाते हैं। तो जब उनके एंसेस्टर्स कॉमन हो गए, तो ऐसे दो व्यक्ति जिनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं, तो उन दोनों के बीच में भी मैरिज नहीं हो सकती। तो ये है सपिंडा रिलेशनशिप, इसको प्रोहिबिट किया गया है। और इन दी लाइन ऑफ फादर 5 डिग्रीज, इन दी लाइन ऑफ मदर ये 3 डिग्री हैं। तो दो तरह से ये यहाँ पर प्रोहिबिशन है, कॉमन एंसेस्टर या दे आर सपिंडास विद इन दी लिमिट्स। ये है सेक्शन 3F, सपिंडा रिलेशनशिप।
नेक्स्ट है सेक्शन 3G, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के लिए हमें देखना पड़ेगा, ये एक हमें चार्ट बनाया है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कैसे मानी जाएगी, कि कौन लोग प्रतिषिद्धित रिश्तेदारी में आते हैं, जिनके संबंध एक दूसरे से, ऐसे वो रिलेशनशिप जो प्रोहिबिट किए गए हैं, जिनके बीच में विवाह नहीं हो सकता, इसे कहते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के लिए आपको देखना पड़ेगा हु आर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नंबर 1 देखिए चार्ट से, इफ वन इज ए लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। असेंडेंट पूर्वज को कहते हैं, अब यहाँ देखिएगा, और डिसेंडेंट वंशज को कहते हैं। तो पहली जो लिमिटेड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, वन, एक व्यक्ति जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे ए है, ये कि मेल है, एफ है जो कि फीमेल है। अब ए की शादी जो है, ये जो जितने इसके एंसेस्टर्स हैं या पूर्वज हैं, जेड है, वाई है, एक्स है, ये एक दूसरे के क्या है, दे आर लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। एक का लीनियर असेंडेंट एक्स भी है, एक का लीनियर असेंडेंट वाई भी है। तो अगर ये लीनियर असेंडेंट एक दूसरे के हैं तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इसी तरह कोई लेडीज है, फीमेल है, तो इसके भी लीनियर असेंडेंट जेड, वाई, एक्स है। तो एक दूसरे के अगर लीनियर असेंडेंट है तो लीनियर असेंडेंट जो है प्रोहिबिटेड डिग्री में है। अब देखें दूसरा पॉइंट, लीनियर असेंडेंट में वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट और द डिसेंडेंट ऑफ द अदर्स। वाइफ और हस्बैंड, अब देख लीजिए, ये सारे लीनियर असेंडेंट हो गए, एक्स, वाई, जेड, ये ए और एफ के सब लीनियर असेंडेंट हो गए। अब लीनियर असेंडेंट इनकी वाइफ जितने लीनियर असेंडेंट हैं, तो लीनियर असेंडेंट की वाइफ और लीनियर असेंडेंट के वाइफ है तो उनके हस्बैंड, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये हस्बैंड हो गए वाइफ के। तो लीनियर असेंडेंट की वाइफ एंड लीनियर असेंडेंट के हस्बैंड, ये दोनों जो हो गए प्रोहिबिटेड डिग्री में है। जैसे ए पर्सन कैन नॉट मैरी हिज फादर्स वाइफ। फादर इसके जेड है तो इसकी वाइफ डब्लू है, अगर ये स्टेप मदर है तो भी मैरिज नहीं हो सकती। ए की मैरिज वाइफ से, जेड की वाइफ से इसलिए नहीं होगी कि ये स्टेप मदर है एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। इसी तरह ये रूल लागू है, दिस रूल इज एप्लीकेबल इन क्लास ऑफ डिसेंडेंट्स। ये जो इनके डिसेंडेंट हैं, यानी अब जो नीचे जो है, ये जिनके वंशज नीचे हैं, जैसे बी सी डी जैसे हस्बैंड एंड डब्ल्यू इनकी वाइफ है, ये रिलेशनशिप आ रही डिसेंडेंट्स में, यानी वंशजों में। तो जो रूल यहाँ लागू है उसी तरह ये है कि लीनियर डिसेंडेंट हैं, ये एक सीधी लाइन में जा रहा है जिसमें ये सब इनके सीधे वंशज हैं, तो इनसे भी विवाह नहीं हो सकता, लीनियर डिसेंडेंट से भी विवाह नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए, लीनियर डिसेंडेंट में कितने लोग आ गए। जैसे ए है, ए अगर मैरिज करना चाहे एच की वाइफ से नहीं कर सकता, एच की डेथ हो गई, इसकी विडो है, ये इससे शादी नहीं कर सकता। लीनियर डिसेंडेंट की वाइफ है या लीनियर डिसेंडेंट का हस्बैंड है, तो ये मैरिज नहीं हो सकती। तो लीनियर असेंडेंट एंड लीनियर डिसेंडेंट दोनों इसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। अब थर्ड देखिए, अभी तो लीनियर चल रहा था, सीधी लाइन में ऊपर की जानिब जाइए और नीचे आइए, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। अब कोलैटरल है, यानी अब भाई और बहन की रिश्तेदारियाँ, भाई और बहन में कौन कौन है। इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, भाई की पत्नी, ये देखिए ब्रदर
एक है भाई और उसकी वाइफ W, तो एक की मैरिज भाई की विडो से या इसकी वाइफ से नहीं हो सकती। अब ये कोलैटरल है, ये रिलेशन कोलैटरल में है। इसी तरह देखिए ये तो फादर के भाई हैं, चाचा हैं, यहाँ पर Z इसका दादा है, ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर का जो ब्रदर है उसकी भी वाइफ से शादी नहीं हो सकती। अब तीसरा देख लें, ग्रैंडफादर कोई हो, जैसे हमने ऊपर लिया है, इनकी वाइफ है तो ग्रैंड मदर हो गई। जैसे हमने ऊपर लिखा ग्रैंड मदर, ये भी दादी है, हाँ ये ग्रैंड मदर है। तो अगर ग्रैंड मदर इसकी है, ग्रैंड मदर का कोई भाई है, जिस तरह ग्रैंड फादर के भाई की विडो से या उसकी वाइफ से मैरिज, इसी तरह ग्रैंड मदर उसका अगर कोई भाई है तो उसकी भी विडो से मैरिज प्रोहिबिटेड है। तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री में ये आ गया, वाइफ ऑफ द ब्रदर और फादर्स ब्रदर्स वाइफ। फादर्स ब्रदर कौन होगा? चाचा। और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, दादी जो है हमारी, दादी का भाई है उसकी वाइफ है। ये सब एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगी। अब लास्ट में है इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज नहीं हो सकती। अंकल एंड नीस यानी मामा भांजी में और चाचा भतीजे में मैरिज नहीं हो सकती। आंट एंड निफ्यू, मौसी और भांजा, या बुआ या भतीजा, इनके बीच में विवाह नहीं हो सकता। और द चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिंदू मैरिज एक्ट में भाई बहन के जो बच्चे हैं उनमें आपस में मैरिज नहीं हो सकता। चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड लास्टली दिया गया है और द चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, यानी कजिन्स। कजिन्स में भी हिंदू मैरिज से मैरिज नहीं हो सकती। दे कम विद इन द लिमिट ऑफ द प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। और ये जो रिलेशनशिप बताया गया है इसको भी समझ लीजिए। इसके साथ सेक्शन 3 के साथ यहाँ एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। जब भी हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये सारे रिलेशनशिप में ये इतनी रिलेशनशिप आती है। एक तो है फुल ब्लड, जो हम जानते हैं फुल ब्लड मीन माँ बाप एक हैं, तो रिलेशनशिप है फुल ब्लड। लेकिन अब एक रिलेशनशिप है हाफ ब्लड। हाफ ब्लड में एक लड़की है एक लड़का है, यानी भाई बहन है। फ़र्क क्या है कि हाफ ब्लड में फादर कॉमन है, फादर कॉमन है, अब मदर अलग है तो हाफ ब्लड है। और जस्ट इसको उल्टा है, यूट्रिन ब्लड, यहाँ दोनों की मदर कॉमन है और फादर अलग हैं तो यूट्रिन ब्लड से रिलेटेड है। फिर देख लिए लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट। लेजिटिमेट इनलेजिटिमेट मीन यानी जिनकी शादी वैलिड ना हो। इलीगल मैरिज के जो बच्चे हैं वो इलेजिटिमेट होंगे, और तो लेजिटिमेट बच्चों पर भी ये लागू होगा, इलेजिटिमेट रिलेशन पर भी ये लागू होगा। थर्ड देख लिए, एक रिलेशन है ब्लड रिलेशनशिप, दूसरा है एडॉप्शन, यानी जो ब्लड से रिलेटेड बच्चे हैं उन पर भी लागू होगा। और ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदू में एडॉप्शन एक्ट में एडॉप्ट किया गया है उनसे जो रिलेशनशिप कायम होती है उन पर भी ये रूल लागू होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इस पर प्रॉब्लम भी आते हैं कि कौन किससे मैरिज कर सकता है, और सपिंडाज एंड प्रोहिबिटेड, ये दोनों को समझना और याद करना इसलिए भी नेसेसरी है कि अभी जब सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे द वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, इसमें दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द हिंदू मैरिज एक्ट। इफ एनी प्रॉब्लम you can ask in the comments. Thank you.